नमस्कार दोस्तों। जैसे परिवहन आरक्षक का पद अभी अनाउंस कर दिया गया है, एक दो दिन में व्यापम के साइट पर भी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 50 पोस्ट आए थे। वो 19 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। मंडी उप निरीक्षक का 26 अप्रैल को होने वाला है, एक हफ्ते बाद। तो बहुत जल्द इसके भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं आपको विद इन अ वीक। अब ये हम प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर जो कर रहे हैं वो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि कूट में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के कूट वाले सवाल डलवा रहे हैं। ऐसे सवाल जो पहले कभी पूछे नहीं गए, कहीं मिलेगा नहीं, तो उस टाइप के सवाल भी डलवाए जा रहे हैं। मैथ्स के भी क्वेश्चंस आजकल कथन कारण में दे दिए जा रहे हैं, कूट में दे दिए जा रहे हैं। तो सब जो भी बदलाव किया जा रहा है उसके हिसाब से प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा है। और ये पूरे क्वेश्चन मैं ही डिसाइड करता हूँ कि क्या कौन सा क्वेश्चन होगा और किस लेवल का होगा। ठीक है, तो इसका जवाब जरूर दिया कीजिए। क्वेश्चन कितने बनते हैं आपसे वो भी बताया करें। कमेंट आप करते नहीं हो, गिने चुने बच्चों का कमेंट आता है, फिर ये सीरीज डिसकंटिन्यू हो जाता है तो आप कमेंट करते हैं कि सर वीडियो आ ही नहीं रहे। उससे पहले किसी में आपका कमेंट नहीं दिखता, तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया कीजिए। ठीक है, चलो मंडी उप निरीक्षक का एक और प्रैक्टिस सेट। इसका पीडीएफ मैंने बता दिया, तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और या तो आपका ये यूट्यूब पीडीएफ करके एक कोर्स है, एप्लीकेशन में है, तो वहां पर भी आप इसको मिल जाएगा। वहां पे भी आप इस पीडीएफ वाले कोर्स को परचेस कर ले, 11 रुपए का है। ठीक है, उसमें सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस द्वारा मराठा राज्य में ब्रिटिश नियंत्रण संबंधी घोषणा कब की गई थी? तो पॉज लिया करो और आंसर देने की कोशिश किया करो, और ये देखना कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये किया गया था 31 मई 1818। कब? 31 मई 1818। किस जनजाति के पुनर्विवाह को खड़ौनी कहा जाता है? बताइए, किस जनजाति के पुनर्विवाह को खड़ौनी कहा जाता है? तो ये कहा था बैगा। बैगा जनजाति में पुनर्विवाह जो होता है उसको क्या बोलते हैं? खड़ौनी कहते हैं। ठीक है, आगे तीसरा सवाल देखते हैं। इस प्रकार के कूट वाले सवाल भी आपको करना जरूरी है। कैप्टन सैंडिस से संबंधित सही कथन की पहचान करें। तो छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था सैंडिस ने प्रारंभ किया। बस्तर और कालाहांडी जमींदारों का विवाद इन्हीं के शासनकाल में हुआ। इन्हें सैनिक और असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे, और इसके काल में 13 दिसंबर 1826 को अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के मध्य समझौता हुआ था। पॉज लो, पढ़ो और सही जवाब देने की कोशिश करो। एक ब्लैंक पेपर साइड में रख लेना, उसमें देखते जाना, एक का सही हुआ, दो का नहीं हुआ, तीसरे का हुआ, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था सैंडिस के कार्यकाल में हुआ क्या? हाँ जी बिल्कुल। बस्तर और कालाहांडी जमींदारी का विवाद इन्हीं के शासनकाल में हुआ, ये बात भी सही है। इन्हें सैनिक और असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे, जी बिल्कुल। इनके काल में 13 दिसंबर 1826 को अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के मध्य समझौता हुआ, ये बात भी सही है। इनका कार्यकाल 1825 से 28 तक था। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी इस सवाल का जवाब हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में छत्तीसगढ़ में आम हड़ताल व काला दिवस कब मनाया गया? रॉलेट एक्ट के विरोध में छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है, तो छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में आपको जवाब देना है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में छत्तीसगढ़ में आम हड़ताल व काला दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 30 मार्च 1919 को। कब? 30 मार्च 1919। ठीक है, चलिए, बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ये भी नया सवाल है। बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टांडा। बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? टांडा। तो एक बैगा जनजाति वाला भी आप याद रखेंगे, पुनर्विवाह, और ये बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जितने नए सवाल मिल रहे हैं तो आप उस हिसाब से जज करें कि आपसे बन रहा है नहीं बन पा रहा है, या कंटेंट सफिशिएंट है कि नहीं है। क्लियर? और यही बदलते ट्रेंड के हिसाब से हम अपने कंटेंट को तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको और दूसरे किसी सोर्स को देखने की जरूरत ना पड़े, किसी दूसरे किताब को देखने झांकने की जरूरत ना पड़े। क्लियर? इसलिए मैं, अगर आप चाहते हैं कि मंडी उप निरीक्षक की एकदम ताबड़तोड़ तैयारी करें, कंटेंट ताबड़तोड़ रहे, तो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, प्लस ये लाइव सेशन भी चलता है 4 से 6 या 7 बजे तक ये क्लासेस चलती हैं। बीच में आपकी 2 क्लासेस फिक्स रहेंगी, वो एमसीक्यू बेस्ड है। रिकॉर्डेड में आप पूरा थ्योरी देख लीजिए, अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिए, और शाम को जो लाइव सेशन है उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस चलता है, उसको भी आप अटेंड करेंगे। तो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों है, और पूरे अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे। ठीक, फीस काफ़ी कम है। उसके अलावा मंडी उप निरीक्षक का टेस्ट सीरीज भी है, इसको भी आप दिलाइएगा। ये जो टेस्ट है वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक, और उसके अलावा करंट अफेयर, अगर आप सीजीपीएससी के हिसाब से करंट अफेयर्स देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए काम आ जाएगा आपको। क्लियर? चलो, फिर ये क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है सीजीपीएससी प्री का, अगर आप पीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काम आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर ये आप सभी एग्जाम का कॉमन तैयारी करना चाहते हैं तो फुल सीजीपीएससी कोर्स भी अवेलेबल है, उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम आईडी है, ये सबको भी आप फॉलो करेंगे। करंट अफेयर वाले सेशन में आते हैं हम लोग। जैनम मानस भवन देश का पहला राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन आयोजित हुआ, कहां पर स्थापित है जैनम
मानस भवन, जहाँ पर क्या जिसका पहला राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन आयोजित हुआ था, वो कहाँ पर स्थापित है, तो वह है रायपुर में। कहाँ है, रायपुर में है। क्लियर। छत्तीसगढ़ के नवीनतम सांस्कृतिक केंद्र कलाग्राम की स्थापना कहाँ की गई, ठीक है, छत्तीसगढ़ के नवीनतम सांस्कृतिक केंद्र कौन सा, कलाग्राम की स्थापना। ये सब करंट अफेयर का पार्ट है, तो इस बार छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर भी हैं और इंडियन करंट अफेयर्स भी हैं, दोनों हैं। तो एक नवा रायपुर में, कहाँ, नवा रायपुर में। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पर्यावरण, भाई पर्यावरण एनवायरमेंट, जलवायु, नीला आसमान, ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो। तो उपाध्यक्ष कौन बने, नीलेश कुमार श्रीवास्तव। कौन, नीलेश कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। किस जिले की खिलाड़ी खुशबू नाग ने एनपीसी वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, तो 3 मेडल, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है, तो कांस्य पदक जीती हैं। और ये कौन से जिले की हैं, तो ये है नारायणपुर जिले की। कौन से, नारायणपुर, सबसे लास्ट ऑप्शन है नारायणपुर। किस लेखक को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है दीपक किंगरानी को। किनको, दीपक किंगरानी जी को, ठीक, याद रहेगा। भारत के केरल राज्य को किस स्थिति को पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया, ठीक है, भारत के केरल राज्य को किस स्थिति को पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया, तो ये किया गया है 31 अगस्त 2025 को, ठीक है, 31 अगस्त 2025 को। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, ये इसकी प्रथम महिला निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया, तो सोनाली मिश्रा, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, कौन, तो सोनाली मिश्रा, ठीक है, सोनाली मिश्रा, याद रहेगा। मारिया कोरिना मचाडो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो देखो इंडियन करंट अफेयर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो इंडियन छत्तीसगढ़ दोनों करंट अफेयर्स आपको करते चलना है। तो मारिया कोरिना मचाडो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इस शांति के पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया है। जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है, इसमें आप ध्यान रखेंगे, जो पीएससी के लिए मैं करा रहा हूं वो करंट अफेयर तो आपको करना ही करना है, उतना आप कर लेंगे तो बढ़िया, 1 साल का आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। फिर फरवरी का, मार्च का और अप्रैल का 3 महीने के करंट अफेयर्स आपको ऐड करने हैं, फिर कंप्लीट 1.5 साल, लगभग 1.5 साल का आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा इजिली मंडी के लिए। तो बहुत पुराना भी पूछ देगा तो भी हम बना पाएंगे, एटलीस्ट 1.5 साल का बफर हम लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस तिथि को किया गया, तो यह किया गया 4 अप्रैल 2025 को। कब, 4 अप्रैल 2025 को। इंडिया एआई मिशन को कब स्वीकृत किया गया, इंडिया एआई मिशन, तो ये स्वीकृत किया गया 7 मार्च 2024। कब, 7 मार्च 2024 को। ये सब क्वेश्चन ट्राई करके देखिए 50 में कितने बन रहे हैं। अगर आप 50 में 20 लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब जो 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस सेट, अगर 50 में आप 20 लेके आ रहे हो मतलब 100 में आपका स्कोर 40 रहने वाला है। 50 में 30 लेकर आ रहे हो मतलब 100 में लगभग आप 60 लेकर आ रहे हो। 100 में अगर आपके मार्क्स, सॉरी 50 में अगर 35 आ रहे हैं मतलब 100 में कितने आएंगे, 70 आएंगे। और आपको लगभग 50 में 40 तक की तैयारी करनी है, ठीक है, ताकि 100 में आपका 80 मिनिमम आ सके। और नहीं आ रहा है मतलब आपका तैयारी बहुत ढीला ढाला है, आपको मजबूत करना पड़ेगा तैयारी अपनी, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, तो ये पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर लोकटक झील ये कहाँ पड़ेगा, मणिपुर में पड़ेगा। कहाँ, मणिपुर में। कोलेरू, पेरू ये सब भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसका आंसर 16 का ए है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश के उद्देश्य से है, तो अधिक उपज देने वाली किस्मों के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना, उस उद्देश्य से हरित क्रांति किया गया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की शपथ और पुष्टि दी गई है, तो बताओ। लाइन से राष्ट्रपति कहां से चालू होते हैं, तो 52 पद में 52 आर्टिकल आपको मिलेगा, आर्टिकल नंबर 52, इसमें राष्ट्रपति पद के बारे में उल्लेख है। फिर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह बात 53 में बताया गया है। कार्यपालिका शक्ति 4 से 54, 4 से चुनाव, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव 54 में है। 5 से 55 5 से पद्धति, जो कैसी पद्धति से चुनाव होगी या उसका जो तरीका है वो आपको 55 में बताया गया है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 57 में फिर से इलेक्शन, पुनः निर्वाचन की बात की जाती है। फिर 58, 59, 60 एक साथ याद रखना आप, 58, 59, 60 योग्यता शर्तें शपथ, ठीक है। योग्यता शर्तें शपथ। 61 में क्या है, इंपीचमेंट है, महाभियोग, महाभियोग की बात की जाती है।
तो 60 में क्या है भाई, शपथ, शपथ अनुच्छेद 60 में है, 18वें का आंसर हो जाएगा ए। ओलिगोपोली अल्पाधिकार किसे किसे संदर्भित करता है, तो देखो मोनोपोली जहां पे एक सेलर हो बहुत सारे खरीदार हो, एक सेलर, सिंगल सेलर मतलब मोनोपोली, एकाधिकार बुलाता है। ओलिगोपोली यहाँ पे जहाँ पे कुछ सेलर रहे, जैसे मोबाइल कंपनीज हो गई या सिम नेटवर्क देखोगे, टेलीकम्युनिकेशन हो गए, 8-10 ही सेलर हैं और खरीदार बहुत हैं, तो फ्यू सेलर्स, कुछ विक्रेता और कई खरीदार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, NaCl का समतुल्य भार और आणविक भार समान होता है, तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट की बात की जा रही है ना, समतुल्य भार मतलब इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर समान होता है, तो जी बिल्कुल 20 का ऑप्शन ए यही सही हो जाएगा। IPv4 एड्रेस में कितने बीट होते हैं, तो ये होते हैं 32 बीट। सर 128 भी तो पढ़े थे क्या, वो IP वर्जन 6 का है, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो IP वर्जन 4 आता है, वर्जन 6 आता है, तो IPv4 एड्रेस में कितने बीट होते हैं, 32 बीट। IPv4 एड्रेस की और क्या खास बात है, तो भैया इसमें जो भी एड्रेस रहते हैं वो डॉट से अलग होते हैं, जबकि IPv6 में कॉलन से अलग होते हैं। क्लियर, चलिए। बसाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आपको मालूम है आंध्र, बाद में वो आंध्र प्रदेश हुआ, पहले आंध्र था, आंध्रा, ठीक है, आंध्रा, बाद में आंध्र प्रदेश हुआ। क्लियर, ध्यान रहेगा। तो पोटी श्रीरामुलु करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने अमर अनशन की घोषणा कर दी, अक्टूबर में अमर अनशन पर बैठे, दिसंबर में उनकी मृत्यु हो गई 1952 में। फिर हिंसा भड़क गई 1953 में, फिर आनंद फानन में ये व्यवस्था की गई कि भाई नहीं, एक राज्य बनना चाहिए भाषा आधार पर, तो पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस नृत्य की शुरुआत असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी सत्रिया, किसकी, सत्रिया। पनामा नहर किन्हें जोड़ती है, तो एटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को, पनामा नहर किसको जोड़ती है, एटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को, ठीक है, एटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे PDF वीडियो तो डल गया, PDF भी आपके पास मिलता है ना, तो PDF को पहले देख लियो, उससे फिर आंसर आप टिक करके देखिए कि क्या है, वीडियो के साथ साथ नहीं, पहले आप PDF कर लीजिए, उसके बाद वीडियोस आप देखा करें, तो आपको समझ भी आ जाएगा, गलत सही सब आंसर समझ आ जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम अधिनियम डैश ने, तो ये बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम आया 1960 में, उसके तहत गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्य बने बॉम्बे को तोड़ के। ये मैंने बता दिया, अगर आपको लगता है कि नहीं डेडिकेटेड तैयारी करना है, तो बिल्कुल एक कोर्स लेकर, सहायता लेकर आप हेल्प ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। अगर आप लगता है कि आप थोड़ा सा फीस अफोर्ड कर सकते हैं, और ये वाजिब रेट, वाजिब फीस है, ठीक है, क्योंकि दूसरे टीचर से काफ़ी, दूसरे एप्लीकेशन से काफ़ी कम फीस पर हम ये अवेलेबल करा रहे हैं। और हाँ, अगर है भी तो उसमें काफ़ी क्वालिटी है, ठीक है, वो कंटेंट आप एक बार देखेंगे तो उसके अलावा दूसरा कोई कंटेंट आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें जो थ्योरी डला है, उसमें जो MCQ वीडियो डल रहे हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, उतना आपको पढ़ना ही है, ठीक है, उसके बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उससे कम देखना भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो हिंदी के क्वेश्चन आ गए, पूर्ति करना है। गांधी जी का रामराज का स्वप्न आज तक डैश नहीं हुआ, स्वीकार नहीं हुआ, आकार नहीं हुआ, निराकार नहीं हुआ, क्या बोलेंगे, साकार नहीं हुआ। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द होगा, बताओ। अविभक्त, अविभाज्य, अखंडित, अखंड। अविभाज्य, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, अविभाज्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो भैया श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। तो ये सारे रस के आपको स्थायी भाव याद रखने भैया, रति, है ना। बाकी का भी मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। श्रृंगार रस का हो गया रति, हास्य का हास, करुण का हो जाता है शोक, रौद्र का हो जाता है क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स रस। देखो कुछ तो देखो हास्य वाला हंसी याद रह जाएगा, करुणा, शोक, ये सब याद रह जाएगा। क्या आपको अलग से याद करना है, विभत्स रस का क्या होता है, जुगुप्सा, ये अलग है। अद्भुत रस का विस्मय, और शांत रस का निर्वेद। तो 2-3 नाम बस अलग से याद रखेंगे, बाकी सब तो याद ही रहेगा। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो राम है व्यक्तिवाचक, नेम प्लेस थिंग व्यक्तिवाचक में आ जाता है, ठीक है। गंगा है, हिमालय है, पहाड़ नहीं है, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा, तो भैया पहाड़ श्रेणी में हिमालय आ जाएंगे, बहुत सारे पहाड़ आ जाएंगे, है ना, हिमालय, नीलगिरी, महादेव, सब पहाड़ आ जाएंगे। पहाड़ जातिवाचक है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण बताओ। तो कभी कभी, अभी, कल, परसों, अब तक, कब कब, ये सब किसको दर्शा रहा है,
ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। किसका विशेषण? कालवाचन। क्यों? कि भैया दिल में ख्याल कब आता है उसको बता रहा है, ठीक है। तो कभी कभी शब्द के प्रयोग से वक्ता के दिल में आने वाले ख्याल के समय का बोध करा रहा है, इसलिए कैसा विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। इंग्लिश का सेगमेंट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो डल, डल का अपोजिट क्या होगा? ब्राइट। डल मतलब एकदम धीमा, डल, डल कलर है, ब्राइट। ठीक। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वन ऑफ हिज ट्रेड्स इज टू टेक रिस्क। तो भैया वो रिस्क के लिए आपको इसमें से इडियम चूज करना है, अप्रोप्रिएट इडियम। तो पहला देखते हैं, थ्रो कॉशन टू द विंड। जी बिल्कुल यही होता है। वन ऑफ हिज ट्रेड्स इज टू टेक रिस्क। ट्रेड मतलब होता है उसका कोई विशेषता, रिस्क लेने की उसकी विशेषता बोल रहे, तो उस विषय जो रिस्क लेने वाला है उसके लिए क्या इडियम यूज किया जाता है? इडियम फ्रेज। तो थ्रो कॉशन टू द विंड, ठीक है, याद रखना, थ्रो कॉशन टू द विंड, इसका मतलब था रिस्क लेना। दे आर राइवल्स एंड कैन नॉट वर्क टुगेदर इन हार्मनी। हार्मनी है, हार्मनी, तो वर्क टुगेदर इन हार्मनी। तो इसके लिए अगर आप फ्रेज पूछे, अप्रोप्रिएट फ्रेज तो होता है पुल टुगेदर। पुल टुगेदर, पुल टुगेदर, याद रहेगा, पुल टुगेदर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर, कटिंग कॉर्नर का एक्चुअल मतलब क्या होता है? कटिंग कॉर्नर जैसे देखो भाई, कुछ काम मतलब कुछ काम कर रहे हो उसमें अपन एक दो स्टेप बिगाड़ दिए अपना टाइम बचाने के लिए और पैसे बचाने के लिए। जैसे भाई बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग बनाना था, बढ़िया अच्छे से फिनिशिंग टच देना था, नहीं दिए, सीपेज आ जा रहा है, पानी लीक हो रहा है, तो क्या है? कटिंग कॉर्नर, पैसे बचाने के लिए, समय बचाने के लिए। क्लियर? तो ये बोल रहा है कि सिटिंग कॉर्नर मतलब क्या? इन्वेस्टिंग इन एमएनसीज टू गेट रिटर्न नहीं, डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी, इसका ये मतलब होगा 34 का बी। एंटोनिम चूज करना है भाई। एंटोनिम तो स्पूरियस का मतलब क्या होता है? स्पूरियस मेडिसिन। स्पूरियस मतलब होता है फॉल्स, गलत। फैटल मतलब होता है जानलेवा। तो ये बोल रहा है कि जो गलत दवाइयां हैं वो पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकती हैं, ठीक है। तो भाई जानलेवा हो सकती है, तो ये फॉल्स है, तो उसका उल्टा क्या होगा? ट्रू, यानी कि जेन्युइन, सही, जेन्युइन। निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल फंक्शन किसी संख्या को शून्य से दूर सिग्निफिकेंस निकटतम गुणांक में लौटाता है? तो ये ऑप्शन किससे आता है? सीलिंग से। जैसे सीलिंग करके 2.1 है भैया, तो ये कहाँ तक ले जाएगा? 3। ये अपर लेवल तक लेके जाता है। 2.57 है 3, 3.2 है 4, ऐसा, ठीक है। तो ये सीलिंग फंक्शन करता है। एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में, निम्नलिखित परिच्छेद में से कौन सा क्लॉज चयनित स्तंभों को वर्गीकृत करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इन एसक्यूएल शेल सॉर्ट द कॉलम्स एज सेलेक्टेड? तो ये करेगा ऑर्डर बाई, ठीक है, ये करेगा ऑर्डर बाई। इस तरीके के पेपर मुझे, जैसे अगर कोई 50 में 35-36 सही कर पाता है तो मैं मानूंगा कि वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पोजीशन पर है। लेकिन आप ईमानदारी से बताएं, फिर कई लोग नहीं 50 में 48 सही हो गया, 48 सही, 48 सही, तो भाई फिर वो महापुरुष हो गए। तो सही थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। हाँ हो भी सकता है भाई 48-49 सही कर लें आप, लेकिन किसी किसी बच्चे का रिव्यू थोड़ा सा मुझे लगता है कि झूठा रहता है, उससे बाकी लोग बस परेशान हो जाते रहे। 48 सही कर लिए, मेरे 20 ही हो रहा है। एक तो जेन्युइन रिव्यू दें आप, है ना, जितना बनता है उतना बताएं, तो आपकी खुद की स्थिति का आकलन आप कर पाएंगे। डीएनएस का संक्षिप्त नाम क्या है? डीएनएस इज द एब्रिविएशन ऑफ डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी, डोमेन नेम सिस्टम। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार का एनक्रिप्टेड सिग्नेचर है। कैसा है? एनक्रिप्टेड सिग्नेचर है। देखो अगर ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, आपको लगता है कि हम मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और जो लोग नए हैं भाई, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कौन सा एक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट है जो वर्ल्ड वाइड वेब को एक व्यवस्थित स्वचालित तरीके से ब्राउज करता है? Which of the following is a program or automated script which browses the world wide web in a methodical automated manner? तो ये है वेब क्रॉलर, ठीक है। कौन सा है? वेब क्रॉलर। अब हम मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट में आएंगे। इसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन डलवा दिया क्योंकि अब पूछे जा रहे हैं, व्यापम में भी पूछ दिया जाता है। चलो भाई ये क्वेश्चन को करते हैं। मैथ्स का पहला सवाल, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमेशा भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है। द एवरेज ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल है ना। कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार रहे, जैसे 7 और 8 हो गया, 4 5 हो गया, ये सबको कंसेक्यूटिव बोलेंगे, ठीक है भाई। उसका एवरेज निकालेंगे तो हमेशा फ्रैक्शन नंबर मिलेगा। देखते हैं,
दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर एक होता है। अब ये कथन और कारण आ जाते हैं ना, तो ये पहले तो देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो कोई सा भी नंबर देख लो, 4 और 5, तो 5 + 4 डिवाइड बाई 2 करोगे, एवरेज कितना आएगा 4.5। और कोई दूसरा नंबर ले लो, 3 और 4, तो इसका एवरेज करोगे 3.5 आएगा, हाँ कि ना। तो कोई भी दो लगातार नंबर लोगे, कोई भी लगातार दो प्राकृतिक संख्याओं लोगे, उनका जो औसत है वो बीच में ही आएगा। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर एक होता है, जी बिल्कुल। नेचुरल नंबर 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर लगातार दो क्रमिक संख्याओं क्या आएगा, उसका डिफरेंस एक ही आएगा। तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें ए और आर दोनों सत्य है और दोनों सत्य है, ये तो दोनों में कॉमन है। और आर ए एस की सही व्याख्या, मतलब जो रीजन है वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है और यहां पर नहीं कर रहा है। ये दो ऑप्शन है। अब इसको कैसे जज किया जाता है, तो इसको जज किया जाता है क्योंकि लगा के। ये ऐसा हुआ क्योंकि ये ऐसा था, तो क्योंकि लगा के देखो, तो किसी भी दो लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमेशा एक फ्रैक्शन में आएगा। जी बिल्कुल, 3.5 मतलब भैया आपका देखो ना 7/2, ये इसको फ्रैक्शन बोलेंगे, है ना। जैसे 6 और 7, तो इसका जोड़ने का एवरेज करोगे 7 6 13, 13 डिवाइड बाई, तो ये फ्रैक्शन में तो है, तो ये फ्रैक्शन में आता है, ये बात सही है। क्योंकि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर एक होता है, जी बिल्कुल। अरे एक होता है, इसलिए जब भी उसका आप एवरेज निकालेगा तो हमेशा 0.5 में आपको पहुंचाएगा, तो एग्जैक्ट कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सत्य है और स्पष्टीकरण भी दे रहा है। 42वां क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई कोई धनराशि 7 साल में 1452 रुपए हो जाती है। बहुत बढ़िया, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का। क्या बोल रहा है, 7 साल में कोई धनराशि, मतलब टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट 7 साल में कितना हो जा रहा है, 14,522 रुपए हो जा रहा है। ओके, और 11 साल में कितना हो जा रहा है, 11 साल में हो जा रहा है 18,906 रुपए। ओके, 7 साल में टोटल अमाउंट 14,522, 11 साल में टोटल अमाउंट 18,906, कोई दिक्कत। अब मुझे ये बताओ, ये टोटल अमाउंट है, मतलब इसमें प्रिंसिपल तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ 7 साल का ऐसा ही जुड़ा होगा। इस अमाउंट में प्रिंसिपल तो होगा ही होगा, लेकिन 11 साल का ऐसा ही जुड़ा रहेगा। इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालूं ना तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 6 में से 2 घटाए 4, 0 में से 2 घटाए 8, फिर ये हासिल है, आप आराम से कैलकुलेट कर लेना, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, ये 8 में से घटाए 3, 4,384 रुपए। तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 4,384। तो एक साल का कितना होगा, एक साल का साधारण ब्याज 4384 डिवाइड बाई 4, तो ये कट गया 196, नहीं कहीं गलती कर दिए, 1,096। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,096 है, तो 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 7 साल का इंटू 7 कर दो भाई, 7 छक्के 42, 9 7 63, 63 + 4 67, 7,672। 7 साल का ऐसा ही कितना है, 7,672। तो भाई काम करते हैं, 7 साल में कुल राशि कितनी हो जाती है, 14,552 हो जाती। कितनी हो जाती है, 14,522। उसमें से ब्याज हटा दो, कुल राशि में से ब्याज घटा दो, तो मूल आपका निकल के आ जाएगा। तो कुल राशि में से ब्याज घटा दो भैया, 7 साल का ब्याज कितना बन रहा है, 7,672 रुपए। तो 0 और ये आ जाएगा आपका 12 5, ये 4 8 6850। ठीक है, तो जो मूल राशि है वो निकल के आ गई कितनी, सॉरी 6850। ठीक है, सॉरी। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। मीनू की आयु 38 साल है, उसकी पुत्री की आयु 8 साल है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, दो तरीके हम ऑप्शन से भी जोड़ लेते हैं। कितने साल बाद, तो देखो 22 साल, पहले इसको ट्राई करता हूं। 22 साल बाद ये मीनू कितनी हो जाएगी भैया, मीनू हो जाएगी 60, और उसकी डॉटर जो 8 साल की है वो प्लस 22 करोगे वो 30 साल। ये देखो दुगनी तो हो गई, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा, ऑप्शन से ही हम पहुंच गए।
लेकिन बोले नहीं नहीं सर हमको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन बताओ, टाइम पास नहीं। बोले ठीक। तो मीनू की आयु 38 साल है, ओके। उसकी बेटी की आयु 8 साल है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी? मुझे नहीं मालूम, तो मैं मान के चलता हूँ x साल में। तो x साल बाद ये भी x साल बढ़ जाएगी और ये भी x साल बढ़ जाएगी, हाँ कि ना? और क्या हो जाना चाहिए बोल रहा है? मीनू अपनी बेटी की दुगनी हो जानी चाहिए। लो भाई, अब इसको सॉल्व कर दो, इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। 8 दूनी 16 प्लस ये 2x, ये x इधर जाएगा तो 2x माइनस एक्स, एक्स बच जाएगा। ये 16 इधर जाएगा तो बच जाएगा x बराबर 22। x साल बाद ऑप्शन अभी भी आ गया आपके पास 22। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे, प्लस प्लस रहे और इन्फिनिटी तक जाए, तो कुछ नहीं करना, इसको ब्रेक करना कंजिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन में, क्रमगत संख्याओं में ब्रेक करना। जैसे 42 को मैं 6 × 7 लिख सकता हूँ, है ना? तो 6 × 7 लिखना। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर प्लस है तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा और माइनस रहेगा तो छोटा वाला हो जाएगा। बोले सर नहीं समझे, कोई बात नहीं। ये 42 प्लस 42 ये रूट रूट में है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 42 को 6 × 7। ऐसे केस में ये देखा जाता है कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस। अगर ये प्लस है तो आंसर बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, यानी कि इसका 7। अगर इसकी जगह माइनस होता, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आंसर हो जाता 6। ठीक है। बोले सर एक आध प्रैक्टिस करा दो। जी बिल्कुल प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे 20 है प्लस √20 है प्लस फिर √20, ऐसे चलते आ रहा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 20 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 4 × 5। इसमें बड़ा नंबर क्या है? प्लस है तो बड़ा नंबर देखना है 5, और यही अगर माइनस रहता तो छोटा नंबर हो जाता, आगे ना? ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये ट्रिक है, बढ़िया काम आता है। चलिए, ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी 12 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी 15 दिन में पूरा करते हैं, सी अकेले काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? ठीक है, उससे पहले वापस मैं बताऊंगा, बाजू में जो मंडी परीक्षक का है आप उसको तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है योगेन साहू क्लासेस, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, योगेन साहू क्लासेस। डायरेक्ट वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, या ये हमारा नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई दिक्कत आ रही हो 8770123687, 8770123687, इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर पाते? 10 दिन में। तो मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी का 1 दिन का काम, ए प्लस बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, ए प्लस बी का कितना है? 1/10। बी और सी का पूरा काम कितने दिन में निपटता है? 12 दिन में। तो 1 दिन का कितना हो गया? 1/12। वैसे ए प्लस सी का पूरा काम 15 दिन में निपटता है, तो 1 दिन का काम कितना है? 1/15। ये सबको जोड़ दो, सबके 1 दिन के काम को जोड़ दो, तो ये क्या जुड़ जाएगा? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ये बराबर क्या जाएगा? 1/10, 1/12, 1/15। यहाँ पर देखो 2A 2B 2C हो जा रहा है, तो मैं इसको पूरा ऐसे लिख लेता हूँ, 2A प्लस बी प्लस सी। इन लोगों के 1 दिन का काम है, ये पूरा 1 दिन का काम है। ये कितना होता है? 10 12 15 का एलसीएम आप लोगे, क्या आएगा जी? 60 आएगा। 10 से गया 6 बार में 6 लिख दो, 12 से गया 5 बार में 5 लिख दो, 15 से गया 4 बार में 4 लिख दो, तो 6 + 5 11, 11 + 4 15, तो 15 / 60, ये कट गया 1/4। ये 2 था, इधर आ जाएगा, तो इधर इस तरफ क्या बच जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड आपके a प्लस बी प्लस सी, और वो 2 नीचे आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 1/8। तो ए और बी सब का पूरे का मिला के 1 दिन का काम कितना है? 1/8। अब इसमें ये देखो सी अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन लगाता है, तो मेरे पास डेटा है ए बी सी तीनों का और ए प्लस बी। तो मैं काम करता हूँ ए प्लस बी में से ना, ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी को घटाता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इसका काम कितने दिन में हो रहा है? 1/8। माइनस क्या कर देता हूँ? ए प्लस बी वाले का कर देता हूँ। बोले सर ऐसा काहे किए? तो ये माइनस 1/10, तो इससे कट पिट के क्या बच जाएगा मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ सी का बचेगा। तो 1/8 और 1/10 का आप लोग एलसीएम 40 आएगा, ये 8 से 5 बार में, 10 से 4 बार में, तो ये आ जाएगा 1/40। तो सी के 1 दिन का काम निकला 1/40, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 40 दिन में। ठीक है, इत्मीनान से बनाइएगा, आराम से सोच सोच कर बनाइएगा। चलो 46वां नंबर का क्वेश्चन देखो, रीजनिंग में भी ऐसे कथन कारण पूछे जा सकते हैं। 2 6 12 20 30 में अगली संख्या 42 होगी, तो पहले इसी को चेक कर लो।
2 और 6 का डिफरेंस 4 है, 6 और 12 का 6, इसका 8, इसका 10, तो अगला 12 का डिफरेंस होगा तो 42 ही आएगा। ये बात सही है। कारण क्या दे रहा है, श्रृंखला के क्रमागत पदों के बीच का अंतर प्रत्येक बार 2 से बढ़ रहा है। ऐसा है कि देखो पहले 4 था, फिर 2 से बढ़ के 6 हो गया, फिर 6 का गैप 8 हो गया, 8 का गैप 10, तो यही बात सही है। अब बस आपको बीच में क्योंकि लगाना है और ये देखना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 2 4 6 ये जितने भी है उसकी अगली संख्या 42 होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रत्येक का गैप जो है हर बार 2 से बढ़ रहा है, तो सही तो बोल रहा है। तो दोनों सही हैं और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर चलता है। लो भाई 10 मीटर उत्तर चलाओ, यहाँ पर 10 मीटर उत्तर चले, फिर दाई मुड़कर 10 मीटर और चलता है। लो 10 मीटर यहाँ पे पहुंच गया, फिर दाई और मुड़ता है तो इधर मुड़ेगा, तो ये 10 मीटर और चल लिया। अब अपने प्रारंभिक दूरी से 10 मीटर की दूरी पर है कि नहीं? हाँ, यहाँ से यहाँ 10 मीटर था, तो पहला बात तो सही हो जाएगा। इन चालों के बाद व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु के ठीक पश्चिम में आ जाता है। बताओ, ये यहां से अगर खड़ा है तो ये राइट साइड पश्चिम है कि पूरब है? पूरब है। राइट साइड ईस्ट होता है, तो दूसरा बात गलत हो जाएगा। पहला सही और दूसरा गलत। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। 5 लड़के इस तरह से खड़े हुए हैं कि केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त का निर्माण करते हैं। लो भाई 5 लड़के अपन खड़ा करा दिए, 1 2, ये 5 लड़के खड़ा करा दिए भाई। क्या बोल रहा है? अजय इज बिटवीन रमेश एंड डॉक्टर डोमिनिक। तो ऐसे केस में ना आप क्या कर लिया करो, मैं बोलता हूं 2 सर्कल बना लिया करो, 2 अलग अलग संभावनाओं को ना हम उसमें मेंशन कर लेंगे। पहला ये सवाल पढ़ो, अजय रमेश और डॉक्टर डोमिनिक के बीच में है। अजय क्या रमेश और डोमिनिक के बीच है, तो एक अजय को यहां पर बीच में रख लेता हूं। ए किसके किसके बीच है? रमेश और डोमिनिक, तो ये रमेश और ये डोमिनिक। लेकिन जरूरी थोड़ी ना अजय यहां पे हो सकता है, रमेश इस तरफ और डोमिनिक इस तरफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सोलेमन बाबू की बाई ओर है। सोलोमन इज द लेफ्ट ऑफ बाबू। सोलोमन बाबू के लेफ्ट की ओर है। ठीक है भैया, अपन उसको चलो रखते हैं। और आगे क्या बोल रहे देखते हैं, सोलोमन इज टू द लेफ्ट ऑफ बाबू, मतलब अगर बाबू इस तरफ होगा तो सोलोमन यहां पे होगा, ऐसा। रमेश इज टू द लेफ्ट ऑफ सोलोमन, रमेश जो है इज टू द लेफ्ट ऑफ सोलोमन। अब यहां पर अपने को समझ आ जाएगा, बोले सर कैसे? रमेश जो है सोलोमन के लेफ्ट में है, तो भाई सोलोमन यहां पर होता ना तब जाके रमेश लेफ्ट में आता, तो यह पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। इससे मुझे ये समझ आया कि अगर रमेश यहां पर है तो सोलोमन यहां पर होगा, तभी तो सोलोमन यहां पे, तो इसके लेफ्ट में कौन होगा? रमेश होगा। रमेश इज टू द लेफ्ट ऑफ सोलोमन, ये देख लिए, रमेश सोलोमन की बाई ओर है। ऊपर सोलोमन बाबू की बाई ओर है। बाबू, सोलोमन बाबू कहाँ है? बाबू, तो बाबू ये है और बाबू के लेफ्ट साइड कौन है? सोलोमन है, एस। अब पूछ रहे सब लोग बैठ गए अपनी जगह, अजय की दाई ओर कौन है? तो अजय की दाई ओर कौन है? तो बताओ, अजय आप ऐसे बैठे हुए हैं, तो अजय की दाई ओर राइट साइड कौन है? आर है, आर यानी कि रमेश। इस टाइप के सवाल भी पूछ जाते हैं, है ना, एक ही सवाल रहेंगे। 39वां बहुत प्यारा कथन है, कुछ आंसू बूंदे हैं, सम टीयर्स आर ड्रॉप। ये लो, कुछ आंसू, टीयर्स क्या है? बूंदे हैं, सम टीयर्स आर ड्रॉप्स, सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम, सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम। ये लो, ऑल स्ट्रीम आर रिवर, सभी स्ट्रीम क्या है? नदियां हैं, रिवर्स हैं। ये ले बना लीजिए भाई। सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते। अब देखो, ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर, ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर, सम, सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकती। कभी भी नहीं हो सकती ये बोलाना तो यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हो सकती थी। ठीक है, हो सकती थी। देखो, ये कंफर्म मैं तब बोल पाता जब दोनों के बीच ना कुछ ऐसा संबंध बनता। रीजनिंग वाले चैप्टर में कराया ना, 4 ही प्रकार के डायग्राम बनते हैं। सम वाला है, कुछ ए बी है तो ए और बी का ऐसा डायग्राम बनोगे, सभी ए बी है तो ए और बी का ऐसे डायग्राम बनता। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो उसके लिए ए और बी और यहाँ पे बीच में कट करते अपन। कुछ ए का कुछ हिस्सा, यानी कि कुछ ए बी नहीं है, तो ऐसा डायग्राम बनते हैं। अबे बोल रहा है सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकती, तो ऐसा साइन मिलना चाहिए था, दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा, मतलब ये पहला कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। कुछ बूंदे नदियां हैं, सम ड्रॉप्स आर रिवर, सम ड्रॉप्स आर रिवर, जी बिल्कुल, रिवर यहां तक है,
तो ये वाला हिस्सा ड्रॉप का रिवर है, तो दूसरा। सभी आंसुओं के धारा होने की संभावना है, सभी आंसुओं के धाराएं होने की संभावना, बिल्कुल संभावना है। क्यों? संभावना पे रोक नहीं लगा सकता। कैसे? ये TDS ये बनाए थे। अब नदी बोले सभी ये क्या है? सभी धाराएं नदियां हैं, ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर। तो मैं भैया ऑल स्ट्रीम और रिवर को ऐसे भी तो बना सकता हूं, बना सकता हूं ना, क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूं। इसमें तो देखो, इस केस में टीयर, सभी टीयर्स के रिवर होने की संभावना हो गई, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। बोले सर फिर ऐसा डायग्राम क्यों बनाया? ऐसा डायग्राम इसलिए बनाया, मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल, कम से कम गोले घेरने का प्रयास करना सबसे पहले दृष्टि में। उसमें ज्यादा गोला घेरा जाता है, इसमें सबसे कम गोला घेरा है। ठीक है, तो इसका 2 और 3 सही है, उसके हिसाब से आप ऑप्शन चुन लेंगे। निष्कर्ष 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। 6 पंक्तियां बिल्कुल एक दूसरे की तरफ मुंह करके प्रत्येक 3 के 2 पंक्ति में एक साथ खड़े हैं। मोहन पंक्ति के छोर में नहीं खड़ा है, परंतु जुनैद के दाहिनी ओर है। ये शुद्ध हिंदी में मुझे बनाते नहीं बनता है, चलो मैं हिंदी में, अंग्रेजी में बता दे रहा हूँ, आप हिंदी में देख लीजिएगा। 6% एक दूसरे की ओर खड़े हैं, 3 लोग एक दूसरे की ओर देखते हुए। तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। मैं एक और संभावना और बना लेता हूँ, ठीक है, 2 बार। ये देखो एक दूसरे को और मुंह ताक रहे हैं लोग, खड़े हुए हैं। ओके, मोहन इज नॉट एट द एंड ऑफ द रो। मोहन किसी भी छोर में नहीं है बोल रहे हैं, बट इज टू द राइट ऑफ जुनैद, लेकिन जुनैद के राइट में है। तो ये बताओ, मोहन कॉर्नर में नहीं है, अंतिम छोर में नहीं है, तो कहाँ होगा? बीच में होगा। तो मैं एक बार मोहन को यहाँ पर रख लेता हूँ और मोहन को एक बार यहाँ पर रख लेता, तो 2 संभावना होगा, या तो मोहन उस साइड देख रहा होगा, इस साइड होगा। लेकिन और क्या बोल रहा है? बट इज टू द राइट ऑफ जुनैद, राइट ऑफ जुनैद। अब देखो जो लोग नीचे देख रहे हैं, तो जुनैद यहाँ पे होगा, तब तो जुनैद के राइट साइड कौन आएगा? मोहन आएगा। यहाँ पर जुनैद इस तरफ होगा, तब जुनैद के राइट साइड कौन आएगा? मोहन आएगा। तो अपन बना के देख ले रहे हैं। हु इज फेसिंग चमन, तो क्या बोल रहा है? मोहन किसी भी छोर में नहीं है, लेकिन जुनैद के राइट साइड में है, दाईं ओर है, जो कि जुनैद के दाईं ओर है, जो कि किसको फेस कर रहा है? चमन को, जो कि चमन के ओर मुख करके रखा हुआ है। तो इससे ये समझ आ गया कि जुनैद किसको देख रहा है? चमन को। जो की बात किया ना, हुई की बात किया, तो ये जुनैद के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कार्तिक इज टू द लेफ्ट ऑफ दास। कार्तिक जो है वो दास के बाईं ओर है, लेफ्ट साइड है कार्तिक। तो भैया देखो, कार्तिक और दास दोनों के लिए इधर तो जगह नहीं बच रहा, यहीं पे है। कार्तिक इज टू द लेफ्ट ऑफ दास, तो भैया कार्तिक यहां पर रहेगा, तब जाके दास यहां पर आएगा। देखो ना, कार्तिक किसके? दास के लेफ्ट साइड है, ये अपने बन गया। ठीक है, कार्तिक दास के लेफ्ट साइड है। हाँ, कार्तिक ये दास बनाते हैं और दास के लेफ्ट साइड है कार्तिक, ये हो गया। हु इज फेसिंग मोहन, कार्तिक टू द लेफ्ट ऑफ दास। तो कार्तिक जो है वो दास के लेफ्ट साइड है, यानी कि बाई ओर है, जो कि किसको फेस कर रहा है? मोहन को फेस कर रहा है। ठीक है, कार्तिक जो है वो दास के लेफ्ट साइड है, जो कि मोहन को फेस कर रहा है। तो यहां पर कार्तिक, 1 मिनट, दास मोहन को फेस कर रहा है, ठीक है। मोहन को फेस कर रहे हैं दास जी, बिल्कुल, लेकिन हु इज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ वरुण। अब यहाँ पे वरुण आ गया और यहाँ पर भी वरुण। ठीक है, किसी भी केस में आंसर सेम ही आने वाला है। हु इज फेसिंग, हु इज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ वरुण। वरुण के लेफ्ट में कौन है? तो वरुण चाहे यहाँ पर हो चाहे वहाँ पर हो, वरुण के लेफ्ट में कौन आ रहा है? मोहन आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मोहन। क्लियर? तो किसी भी केस में मोहन लेफ्ट ही आ रहा है। तो बोले सर अगर दोनों में से, कैसे दोनों सही हो सकते हैं? यहाँ पर और आंसर तब आता है कि भैया मोहन नॉर्थ देख रहा है, साउथ देख रहा है, तब अपने पास ऑप्शन अलग अलग हो सकते थे। लेकिन यहाँ 50वां क्वेश्चन का आंसर है मोहन। ठीक, दोनों केस में वही आ रहा है। क्लियर? तो ये सेशन कैसा लगा आप बताइएगा, और मैं इंसिस्ट करूंगा टेस्ट सीरीज और ये कोर्स जरूर परचेस करना चाहिए आपको, क्योंकि ये आपकी तैयारी को और मजबूत कर देगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत रहता है। और आप सोचेंगे कि जो इस कंटेंट को पढ़ के जा रहा है, पहला कंपटीशन, पहला फाइट तो आपको उन्हीं के साथ है। ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग कोर्स खरीद रहे हैं उनको प्रॉपर कंटेंट मिल रहा है। अगर आप वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट को पूरा खत्म करना है, तो उसके लिए इंसिस्ट करूंगा कि आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन में भी जाके परचेस कर सकते हो,
या इस नंबर पर 8770123687 इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है।